गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 119 है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे हम इसमें जीएस में जो है करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो 20 प्रश्न है इंपॉर्टेंट इसमें। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 119 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका भी। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा है स्पीयर फिशिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन, मत्स्य पालन, बैंकिंग या साइबर सुरक्षा। ये फिशिंग से रिलेट यहाँ मत्स्य पालन नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्पीयर फिशिंग का मतलब है यहाँ पर साइबर सुरक्षा, ठीक है, यानी डी है इसका आंसर। देखिए G20 शिखर सम्मेलन जिसकी मेजबानी भारत वर्ष 2023 में करेगा, ठीक है, यानी इस साल कर रहा है। सर्ट इन यानी भारत की एक प्रमुख साइबर सुरक्षा एजेंसी है, इसने पाया है कि स्पीयर फिशिंग के निशाने पर G20 शिखर सम्मेलन से जुड़े व्यक्ति और संगठन प्रमुख रूप से होंगे। संदिग्ध साइबर विरोधी उत्तर कोरिया, चीन और रूस के लिए जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। जो संदिग्ध हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं? नॉर्थ कोरिया के लिए, चीन के लिए और रूस के लिए। देखिए स्पीयर फिशिंग किसी विशेष व्यक्ति या समूह को इंटरनेट पर ईमेल द्वारा निजी जानकारी प्रदान करने हेतु धोखा देने का एक प्रयास है, और विशेष रूप से ऐसे ईमेल भेजकर जो किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेरित होते हैं जिन्हें वो जानते हैं, ठीक है। बहुत चल रहा है ये चीज़ आजकल, ठीक है। एसएमएस भी आते हैं। मान लीजिए कोई क्रेडिट कार्ड ही आपको ऑफर कर रहा है एसबीआई का, ठीक है, योर एसबीआई क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन अप्रूव्ड, लेकिन मैसेज जो आएगा वो एसबीआई की तरफ से नहीं आएगा, वो किसी और ही चीज़ से आएगा, ठीक है। और नीचे एक लिंक दी होती है, उस लिंक पर क्लिक करके जो है आपका डेटा जो है वहाँ चला जाएगा। तो ये टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी चल रहा है और ईमेल के थ्रू भी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया? कब किया गया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया कई बार। नरेगा को मनरेगा किया गया था वर्ष 2010 में, ठीक है। 2008 लगा कर गलत कर देते हैं अधिकतर स्टूडेंट। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी नरेगा के रूप में प्रस्तुत किया गया था, और वर्ष 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। और ग्रामीण भारत को श्रम की गरिमा से परिचित कराने वाला मनरेगा रोजगार कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। और मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने वाले इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए कितने दिन का? 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार है, ठीक है। दैनिक बेरोजगारी भत्ता भी है इसमें, और परिवहन भत्ता है 5 किलोमीटर से अधिक दूरी की दशा में। देखिए सूखाग्रस्त क्षेत्रों और जनजातीय इलाकों में मनरेगा के तहत 150 दिनों के रोजगार का प्रावधान है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एआरओ की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? 10, 15, 16। भारत और नेपाल के बीच। और हुआ कहाँ? ये भारत में नहीं, नेपाल में हुआ, नेपाल के सलझंडी में आर्मी बैटल स्कूल में। और 15वां संस्करण पूछ ले तो 15वां कहाँ हुआ था? वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था, यानी भारत में। तो बारी बारी से एक साल के बीच जो है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, कभी भारत में कभी नेपाल में। तो हाल ही में नेपाल और भारत की सेनाओं के बीच भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण जो है सूर्य किरण 16वां का आयोजन नेपाल में हुआ, नेपाल के सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में। और यह भारत और नेपाल के बीच प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। और सूर्य किरण के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था। और 16वां कहाँ हुआ है? नेपाल के सलझंडी में।
इस संयुक्त सैन्य अभ्यास के उद्देश्य हैं कुछ, जैसे कि दोनों देशों के सैनिकों द्वारा दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में सैन्य संबंध स्थापित करना, आपदा प्रबंधन के तहत मानवीय सहायता प्रदान करना, उग्रवाद विरोधी अभियानों के संचालन के दौरान प्राप्त हुए अनुभवों को साझा करना और दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता विकसित करना तथा अनुभव साझा करना। तो विकल्प सी सही है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा हनुका या हनुक्का निम्नलिखित में से क्या है? एक पशु रोग है, अफगानिस्तान का कोई आतंकवादी संगठन, पूर्वोत्तर भारत की एक जनजाति या यहूदियों का एक पर्व? हनुका क्या है? यह है यहूदियों का एक पर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो हनुका एक 8 दिवसीय यहूदी पर्व है और इसे प्रकाश का उत्सव भी कहा जाता है। हिब्रू कैलेंडर के अनुसार किस्लेव के 25वें दिन शुरू होता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नवंबर के अंत में या दिसंबर में मनाया जाता है। यहूदियों का क्रिसमस भी कहा जाता है इसको, और वर्ष 2022 में यह पर्व 18 दिसंबर से 26 दिसंबर तक मनाया गया। और इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इजराइल के राष्ट्रपति को बधाई दी। तो डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कतर में संपन्न फीफा विश्व कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण निम्नलिखित में से किसने किया? दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, एंजेलिना जोली, सेलेना गोमेज। देखिए, ये ट्रॉफी एक बॉक्स में रखी गई थी और जो बॉक्स है जिस कंपनी का वो जो बॉक्स है, तो उस बॉक्स की कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है दीपिका पादुकोण। ठीक है, इसलिए इनको बुलाया गया था इस ट्रॉफी का अनावरण करने के लिए। तो दीपिका पादुकोण इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने कतर में संपन्न फीफा विश्व कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण किया और ऐसा करने वाली पहली वैश्विक स्टार बन गई हैं। दीपिका पादुकोण के साथ पूर्व स्पेनिश गोलकीपर इकर कैसिलास फीफा विश्व कप ट्रॉफी के अनावरण के लिए जो है उपस्थित थे उनके साथ। देखिए, दीपिका पादुकोण जो है वैश्विक लग्जरी ब्रांड लुई वुइटन, ठीक है, लुई वुइटन की ब्रांड एम्बेसडर हैं और वह जो ट्रॉफी है जिसमें रखी गई थी वो इसी ब्रांड का था। ठीक है, जिस बॉक्स में ट्रॉफी रखी गई थी वो लुई विल्टन ब्रांड का था और लुई वुइटन ब्रांड का था। लुई वुइटन की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण, इसीलिए दीपिका पादुकोण को ट्रॉफी के अनावरण के लिए चुना गया था। और अर्जेंटीना ने जो है यह विश्व कप 2022 कतर को हराकर जीता। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड किस एयरलाइंस ने जीता है? एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो, स्पाइस जेट। बताइए, सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर किसने जीता है? इसको तो सबसे पहले एलिमिनेट करिए। डोमेस्टिक में सबसे खराब सर्विस एयर इंडिया की चल रही है इस समय। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा स्पाइस जेट। सबसे बढ़े हुए प्राइस भी इसी के हैं। तो स्पाइस जेट ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है स्पाइस जेट को। ठीक है, स्पाइस जेट सेल्फ हैंडलिंग एयरलाइंस के बीच शीर्ष प्रदर्शन करने वाला तथा यह जमीनी स्तर पर सुरक्षा उल्लंघनों को तेजी से कम करने में सफल रहा और हाल ही में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एयरलाइंस का ऑडिट किया गया और इसके संचालन, सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रणालियों को मजबूत तथा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप जो है पाया गया, इसलिए मिला इसको अवार्ड स्पाइस जेट को। अभी हाल ही में चर्चा में रहा सियोम पुल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये सियोम पुल यह है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो हाल ही में रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया और साथ ही उन्होंने सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा पूरी की गई 27 आधारभूत परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। देखिए, 724 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इन परियोजनाओं से भारत की सीमा पर और विशेष रूप से लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन से लगी सीमा पर जो है मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। और अलंग इनकियांग सड़क पर बनाए गए सियोम पुल की मदद से सेना को वाहनों और हथियारों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे ऊपरी सियांग जिले, टूतिंग तथा इनकियांग क्षेत्र में पहुंचाने में सुविधा होगी। ठीक है,
देखिए, रक्षा मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से सियोम पुल से अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, पंजाब और राजस्थान में 21 अन्य पुलों, 3 सड़कों तथा 3 आधारभूत परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहा भीमा कोरेगांव युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? भीमा कोरेगांव युद्ध की अभी वर्षगांठ मनाई गई है और ये 1818 में हुआ था। ठीक है, 8 आएगा यहाँ पर, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। 1818, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, 1 जनवरी 2022 को वर्ष 1818 में हुए भीमा कोरेगांव युद्ध की 205वीं वर्षगांठ मनाई गई और महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित पेरने गांव में भीमा कोरेगांव युद्ध के सैनिकों की स्मृति में जो है रणस्तंभ का निर्माण किया गया है, जहां प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को इस युद्ध की जो है वर्षगांठ मनाई जाती है। देखिए, 1 जनवरी 1818 को पेशवा के सैनिकों और अंग्रेजों के मध्य जो है भीमा कोरेगांव युद्ध हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में ब्रिटिश सेना, जिसमें मुख्य रूप से दलित सैनिक शामिल थे, ने जो है उच्च जाति बहुल पेशवा सेना का मुकाबला किया और ब्रिटिश सेना ने पेशवा सेना को हरा दिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने महार समुदाय का अपमान किया था और उन्हें अपनी सैन्य सेवा से बाहर कर दिया गया था और पेशवा सेना की हार को जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ एक जीत माना गया था। यह तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध जो हुआ था 1817 से 1818 के बीच की अंतिम लड़ाइयों में से एक थी, जिसने पेशवा वर्चस्व को जो है समाप्त कर दिया। ठीक है, तो विकल्प, ये प्रिंट 8 क्यों लिखा है यहाँ पर? विकल्प डी होगा ना वहाँ। ठीक है, विकल्प डी सही है, 1818 भीमा कोरेगांव। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय संघ का सदस्य देश यूरो को अपनाया है? किसने अपनाया है यूरो को? यूरो अपनाया है इनमें से बताइए किसने? क्रोएशिया, चेक गणराज्य, रोमानिया, बुल्गारिया। क्रोएशिया ने अपनाया, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो क्रोएशिया ने 1 जनवरी 2023 को यूरोप में पासपोर्ट मुक्त यात्रा क्षेत्र में सम्मिलित होने वाले के लिए जो है यूरो को अपनाया और दर्जनों सीमा चौकियों को समाप्त कर पूर्णतः एकीकृत यूरोपीय संघ का सदस्य बन गया। यूरो को अपनाने से यात्रा और व्यापार करना जो है आसान होगा तथा विदेश जाने वाले क्रोएशियाई लोगों के लिए मुद्रा विनिमय की परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। क्रोएशिया वर्ष 2013 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था, लेकिन यूरो को अपनाने के लिए इसे सख्त आर्थिक शर्तों के नियम का पालन करना पड़ा है। ठीक है, यूरोपीय यूनियन की बात करें तो 27 देशों का एक समूह है जो एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में काम करता है और इसके 20 सदस्य देश अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर यूरो का उपयोग करते हैं, जबकि 7 सदस्य देश जो हैं बुल्गारिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्वीडन, वो यूरो का उपयोग नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान के तहत वर्ष 2022 में कुल कितनी परियोजनाएं पूरी की गईं? 50 परियोजनाएं। देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत वर्ष 2022 में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कुल 50 परियोजनाएं पूरी की गईं और आगामी वर्ष के लिए 43 नई परियोजनाओं की स्वीकृति जो है दी गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान प्रभावी रूप से गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने, इसका संरक्षण करने और इसे पुनर्जीवित करने के उद्देश्य के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2022 में नमामि गंगे अभियान को जो है संयुक्त राष्ट्र डिकेड के वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप की शीर्ष 10 पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है और मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि 176 गंदे नालों संबंधी आधारभूत परियोजनाओं की प्रतिदिन गंगा बेसिन में 5000 करोड़ लीटर की निस्तारण क्षमता विकसित करने और 5000 किलोमीटर के गंदे नाले के नेटवर्क के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। तो विकल्प बी करेक्ट है। ठीक है, विकल्प भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की जाएगी?
कहाँ स्थापित की जाएगी सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना? ये स्थापित की जाएगी हिमाचल प्रदेश में। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2614.51 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट की सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना के तहत बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता के रूप में 13.80 करोड़ रुपए के निवेश को भी जो है स्वीकृति दी गई है। देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एसजेवीएन लिमिटेड के द्वारा 382 मेगावाट सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की स्थापना से जो है स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को, स्थानीय उद्यमों को, एमएसएमई को लाभ मिलेगा और रोजगार तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के साथ सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा। और इस परियोजना के कार्यान्वयन से इसके निर्माण के दौरान लगभग 4000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रथम चरण में कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है? कितने? 50। देखिए, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी केंद्र सरकार ने पड़ोसी देशों से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित करने हेतु सीमित कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों के विकास की योजना बनाई है। और इस कार्यक्रम के पहले चरण में 50 गांवों को शामिल किया गया है, जिनमें से लगभग 14 गांव चीनी सीमा से सटे हुए हैं, यानी चाइना से। देखिए, पहले चरण हेतु चिन्हित गांवों को प्राथमिकता के आधार पर सड़क, बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी सुविधाओं से जोड़ने के साथ साथ मौसम से जुड़ी समस्याओं से निपटने हेतु भी तैयार किया जाएगा। और इस कार्यक्रम की घोषणा सरकार ने की थी वर्ष 2022-23 के बजट में, यानी जो हो चुका है। और नया कब है? बुधवार को, फरवरी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत में बंदरगाहों को प्रमुख और गैर प्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रमुख बंदरगाह है? कोचीन, कोच्चि, विशाखापत्तनम, न्यू मंगलोर, दहेज। ये प्रमुख बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह है। ये दहेज गैर प्रमुख बंदरगाह है। देखिए, भारत देश में 12 प्रमुख और 200 गैर प्रमुख बंदरगाह यानी छोटे बंदरगाह हैं। और दहेज जो है एक गैर प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है, गुजरात में स्थित है। और भारत के प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो निम्नलिखित है वो, जैसे कि कांडला पोर्ट गुजरात का, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया दीनदयाल पोर्ट। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र का, जवाहरलाल नेहरू नेहा सेवा भी इसको बोलते हैं महाराष्ट्र का। मुर्मुगांव पोर्ट गोवा, हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स पश्चिम बंगाल का। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु का। और बीओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु। न्यू मंगलोर पोर्ट कर्नाटक। ये मैच करने के लिए पूछ लेता है कौन कहाँ पर है। कोचीन पोर्ट केरल, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, कोलकाता वेस्ट बंगाल। कोलकाता के बारे में पूछ लेते हैं। कोलकाता एक नदी बंदरगाह है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, गूगल इंडिया ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान के साथ मिलकर प्रोजेक्ट वाणी की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट वाणी गूगल इंडिया ने शुरू किया है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ मिलकर। ये है इसका आंसर। देखिए, गूगल इंडिया तथा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट वाणी पहल हेतु कार्यरत हैं। और इस पहल का उद्देश्य भारत के 773 जिलों से भाषा के नमूने एकत्र करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता या मशीन लर्निंग मॉडल का निर्माण करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। यह है जनजाति, यह है राज्य। लिंबू जनजाति, कार्बी जनजाति, डोगरिया कोथ, बोंडा। कौन सी जनजाति सम्मिलित है इसमें बताइए? बोंडा जनजाति के सामने तमिलनाडु लिखा है, यानी दक्षिण भारत। और डोगरिया कोथ के सामने उड़ीसा लिखा है, कार्बी के सामने हिमाचल प्रदेश और लिंबू के सामने लिखा सिक्किम सिक्किम। ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑप्शन के अनुसार ही उत्तर देना है। देखिए, जो बोंडा जनजाति है वो दक्षिण भारत की नहीं है, वो है यहाँ पूर्वी भारत की, यानी छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। तो हटा दीजिए इसको। डोगरिया कोथ उड़ीसा में, सही है ये। कार्बी जनजाति
ओडिशा छत्तीसगढ़ की है, हिमाचल प्रदेश नहीं है। लिम्बू सिक्किम की है। लिम्बू कई बार पूछी भी गई है। 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, फिर सी है इसका आंसर। तो लिम्बू जनजाति जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम में, ठीक है। कार्बीस या कार्बी मिलेगी, इसको मिकिर के नाम से भी जाना जाता है। असम का एक महत्वपूर्ण जनजातीय समूह है कार्बी, ठीक है। डोगरिया कोत की बात करें, इनको पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। डोगरिया कोत की बात करें तो दक्षिण पश्चिम उड़ीसा के रायगढ़ और कालाहांडी जिले में मिलेगी आपको, ठीक है। और बात करें बोंडा जनजाति की, तो बोंडा जनजाति जो है पाई जाती है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और आंध्र प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए निजी पार्टियों को जनजातीय भूमि के हस्तांतरण को शून्य घोषित किया जा सकता है? कौन सी अनुसूची है? तीसरी तो है नहीं, 12वीं भी नहीं है। बताइए 9वीं या 5वीं, इनमें से एक आंसर है इसका, और इसका उत्तर है 5वीं अनुसूची। तो संविधान के भाग 10 के अनुच्छेद 244 में 5वीं तथा 6ठी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान को शामिल किया गया है। संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। देखिए, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं उत्थान के लिए 5वीं अनुसूची से संबंधित राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना, राज्यपाल द्वारा ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना भेजना, राज्य विधानमंडल या संसद द्वारा पारित अधिनियमों को ऐसे क्षेत्रों में लागू नहीं करना या संशोधित रूप से लागू करना जैसे कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। देखिए, 5वीं अनुसूची में निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसद द्वारा पैसा अधिनियम 1996 पारित किया गया। पैसा के अंतर्गत 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में ग्राम सभाओं को शासन की एक प्रमुख इकाई के रूप में मान्यता प्रदान करने पर जोर दिया गया, ताकि यह लोगों को उनके संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सक्षम बना सके। यह कौन? ग्राम सभा। देखिए, इसके अंतर्गत खनन के लिए निजी पार्टियों को जनजातीय भूमि के हस्तांतरण को शून्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है, जो ऑप्शन में था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं? जब कौन यहाँ लग गया तो यहाँ आवश्यकता नहीं है, यही है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान, ऑप्शन नंबर डी। तो हाल ही में भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी हैं, ठीक है, पहली महिला अधिकारी हैं। और यह पोस्ट जो है 15,632 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और कुमार पोस्ट का नाम स्वर्गीय कर्नल नरिंदर कुमार के नाम पर रखा गया था, ठीक है, जिन्होंने ऑपरेशन मेघदूत शुरू करने और वर्ष 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की कैप्टन शिवा चौहान की सराहना करते हुए कहा, क्या कहा? यह भारत की नारी शक्ति की भावना को दर्शाते हुए प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर जी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिया है? इलाहाबाद हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट या फिर केरल हाईकोर्ट? क्या है इसका उत्तर? HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार, यह है दिल्ली उच्च न्यायालय यानी दिल्ली हाईकोर्ट। तो हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को ऐसे HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और राष्ट्रीय राजधानी में इसके खर्च को वहन करने में असमर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एक आसान सा प्रश्न है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दिसंबर में मनाया जाता है। ये सभी में कॉमन है। दिसंबर में कब? 24 दिसंबर को मनाया जाता है।
तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2022 की बात करें तो 24 दिसंबर 2022 को मनाया गया। उद्देश्य क्या है इसका? उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना। उपलक्ष्य 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, इसके उपलक्ष्य में। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। भारत सरकार ने जून 2018 में एक अधिसूचना जारी की जिसके तहत निम्नलिखित में से किन धातुओं को हॉल मार्किंग के दायरे में अधिसूचित किया? सोने के आभूषण, हीरे के आभूषण, पीतल के आभूषण, चांदी के आभूषण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पीतल के आभूषण तो है नहीं हॉल मार्किंग में, चांदी के आभूषण है, सोने के आभूषण में, हीरे के आभूषण नहीं है। तो एलिमिनेट करिए थर्ड को, एलिमिनेट करिए फोर्थ को, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। तो भारत सरकार ने जून 2018 में एक अधिसूचना जारी की और हॉल मार्किंग के दायरे में धातुओं की केवल 2 श्रेणियों को अधिसूचित किया, सोने के आभूषण और सोने की कलाकृतियां, चांदी के आभूषण और चांदी की कलाकृतियां। तो हीरा नहीं है, पीतल नहीं है, और कुछ आ जाए, तांबा नहीं है, लोहा नहीं है, पत्थर नहीं है। क्लियर? तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इन सभी टेस्ट का आप फुल PDF भी प्राप्त कर सकते हो। वो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस रखिएगा। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।